जो यूरिन फॉर्मेशन को बढ़ा देती है, यूरिन आउटपुट बढ़ा देती है। इंक्रीज यूरिन फॉर्मेशन, डायूरेटिक्स इंक्रीज यूरिन फॉर्मेशन या यूरिन आउटपुट। मैं तो यूं बोलूंगा यूरिन आउटपुट है, वी कैन कॉल देम डायूरेटिक्स। तो डायूरेटिक्स या डायूरेटिक्स एक्सर्ट देयर इफेक्ट मेनली बाय इनहिबिशन ऑफ। अब ये कैसे यूरिन आउटपुट को बढ़ाती, कैसे? ये मेनली क्या करती है, जो आपके नेफ्रॉन में, रीनल ट्यूबल्स में जो ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन होता है सोडियम का और वाटर का, उसको इनहिबिट करती है ना। तो आप कह सकते हो ये मेनली क्या करती है, कैसे करती है? बाय इनहिबिटिंग, बाय इनहिबिटिंग। आप सब जानते हैं, सबसे पहले फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी में आप जानते हैं ये आप, तो हाउ डू दे वर्क, वो कैसे काम करती है? दे इंक्रीज यूरिन आउटपुट, यूरिन आउटपुट को बढ़ा देती है बाय इनहिबिटिंग ट्यूबुलर सोडियम एंड वाटर रीएब्जॉर्प्शन। यानी वो कैसे काम करती है? दे इंक्रीज यूरिन आउटपुट, यूरिन आउटपुट को बढ़ा देती है बाय इनहिबिटिंग ट्यूबुलर सोडियम एंड वाटर रीएब्जॉर्प्शन, यानी सोडियम और वाटर के रीएब्जॉर्प्शन को कम कर देती है। देखिए भाई, आप सब जानते हैं, सबसे पहले फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी में सोडियम एंड वाटर रीएब्जॉर्प्शन, यानी सोडियम और वाटर के रीएब्जॉर्प्शन को कम कर देती है। देखिए भाई, आप सब जानते हैं, सबसे पहले फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी में आप जानते हैं ये आपका रीनल कॉर्पसल होता है। नेफ्रॉन कंसिस्टिंग ऑफ, नेफ्रॉन इज कंसिस्टिंग ऑफ ऑलवेज टू पार्ट, दो पार्ट से, एक रीनल कॉर्पसल, रीनल कॉर्पसल, यस कॉर्पसल, और दूसरा आप कह सकते हो रीनल ट्यूबल्स, रीनल ट्यूबल्स। ओके, रीनल कॉर्पसल दो पार्ट से मिलके बना होता है। पहला ग्लोमेरुलस, यानी आप कह सकते हो रीनल कॉर्पसल दो पार्ट से मिलके बना होता है, रीनल कॉर्पसल ग्लोमेरुलस, हाँ सिंगुलर बोलूँगा तो ग्लोमेरुलस और बहुवचन बोलूँगा तो ग्लोमेरुलाई। और दूसरा वोमेंस कैप्सूल, बोमेंस कैप्सूल, आप कह सकते हो बोमेंस कैप्सूल। तो इन दोनों से मिलके आपका रीनल कॉर्पसल बनता है। और रीनल ट्यूबल्स के तीन पार्ट होते हैं। पहला आप कह सकते हो रीनल ट्यूबल्स के तीन पार्ट होते हैं। पहला प्रोक्सिमल ट्यूबल, प्रोक्सिमल ट्यूबल पीटी, प्रोक्सिमल ट्यूबल, बोलो यस और नो, आप कह सकते हो प्रोक्सिमल ट्यूबल पीटी। दूसरा आप कह सकते हो लूप ऑफ हेनले, है ना, लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले। और तीसरा डिस्टल ट्यूबल, लूप ऑफ हेनले, एलएच का मतलब लूप ऑफ हेनले। और तीसरा डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल, यस आप डिस्टल ट्यूबल्स भी बोल सकते हो, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स भी बोल सकते हो। तो डिस्टल ट्यूबल, यस और नो, डिस्टल ट्यूबल आप कह सकते हो। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, ट्यूबल्स, तो आप कह सकते हो तीन पार्ट हो गए आपके रीनल ट्यूबल्स। तो ये क्लासिफिकेशन याद रख लेना। आज के बाद अगर तुमसे कोई नेफ्रॉन पूछे तो आप तपाक से बोलते हो कि सर नेफ्रॉन के तीन पार्ट होते हैं, एक प्रोक्सिमल ट्यूबल, एक लूप ऑफ हेनले और एक डिस्टल ट्यूबल। नो, द राइट आंसर शुड बी नेफ्रॉन इज कंसिस्टिंग ऑफ टू पार्ट, नेफ्रॉन इज मेड अप ऑफ टू पार्ट, रीनल कॉर्पसल, पहला पार्ट हो गया आपका रीनल कॉर्पसल, और रीनल कॉर्पसल में आप कह सकते हो ग्लोमेरुलस और वोमेंस कैप्सूल, दोनों मिलके, ये दोनों मिलके रीनल कॉर्पसल बनाते हैं। और रीनल ट्यूबल्स दूसरा पार्ट है रीनल ट्यूबल, और ये तीनों मिलके पीटी, प्रोक्सिमल, पीसीटी, आप यू कैन कॉल इट पीटी या पीसीटी, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल, यस और नो, डीसीटी, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल, या डीटी भी बोल सकते हो, डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। ऐसा नहीं है कहीं की नहीं सर वो तो पीसीटी होता है, द सेम थिंग, पीटी यानी प्रोक्सिमल ट्यूबल और पीसीटी प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल, और डिस्टल ट्यूबल डीसीटी और लूप ऑफ हेनले, इन तीनों से मिलके आपका रीनल ट्यूबल, और इन दोनों को मिला दो तो आपका नेफ्रॉन बनता है। अगर मैं नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर यहाँ पे मैं बना रहा था तो लुक एट दिस, दिस इज आप कह सकते हो ओके प्रोक्सिमल ट्यूबल, बोलो यस और नो,
उसके बाद आपका आता है हियर कम्स सम और अदर वियर, हियर कम्स ओके आपका लूप ऑफ हेनले, पहले थिक डिसेंडिंग, फिर उसके बाद थिन वाला पार्ट आता है, बोलो यस और नो, यानी आप कह सकते हो हेनले ओके। उसके बाद लूप आता है, ये लूप वाला पार्ट, फिर थिन असेंडिंग, और फिर उसके बाद आपका थिन असेंडिंग के बाद आपका चला जाता है थिक असेंडिंग, और उसके बाद डीसीटी, यानी आप कह सकते हो डीसीटी, अगर मैं बोलना चाहूँ बंदो और बांधो तो ये डीसीटी सम और अदर वियर लाइक दिस, और फिर आपकी कलेक्टिंग डक्ट आ जाती है लाइक दिस। तो 3 पार्ट मैंने 3 अलग अलग रंग में बनाया, और यहाँ पर आपका ग्लोमेरुलस, मैं ग्लोमेरुलस को बस टफ्ट की तरह नहीं बना रहा हूँ, हालांकि गुच्छा होता है। तो व्हाट आर ग्लोमेरुलस? ग्लोमेरुलस आर नथिंग बट द रीनल कैपिलरीज, जो रीनल कैपिलरीज होती है, यानी जो आपके नेफ्रॉन के अंदर जो कैपिलरीज है उन्हीं को हम ग्लोमेरुलस बोलते हैं। तो यहाँ से लेकर और यहाँ तक का जो पार्ट है यू कैन कॉल इट, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पार्ट है यू कैन कॉल इट ग्लोमेरुलस। हालांकि ये गुच्छे की तरह होता है, टफ्ट की तरह होता है। तो लुक, ये आपका ग्लोमेरुलस पहला पार्ट हो गया आपका ग्लोमेरुलस, यस। दूसरा ये ग्लोमेरुलस हो गया, दूसरा वोमन्स कैप्सूल, और इन दोनों को मिला दें तो आपका बन जाता है रीनल कॉर्पसल। और ये आपका पीसीटी हो गया, आप भली और भांति जानते हैं, यस। ये आपका पीसीटी हो गया, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल, और ये आपका लूप ऑफ हेनले हो गया, लूप ऑफ हेनले, यस और नो, ये आपका लूप ऑफ हेनले हो गया। और तीसरा वाला पार्ट ये लूप ऑफ हेनले हो गया, और तीसरा वाला पार्ट हो गया आपका डीसीटी, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल। और उसके बाद कलेक्टिंग डक्ट, जिसको आप सीडी बोल सकते हो, कलेक्टिंग डक्ट जो कलेक्ट करके लेके जाती है। नाउ ये सब आप सब जानते हैं एनाटॉमी फिजियोलॉजी से, देयर इज़ नो नीड टू टीच यू, आपको पढ़ाने की कतई ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल आई टोट यू क्योंकि कुछ ज़रूरत है। तो डायूरेटिक हमारा टॉपिक है, जो लेट आए उनको मैं बता देता हूँ। ऐसी मेडिसिन, ऐसी दवाइयाँ जो यूरिन आउटपुट को बढ़ा देती है, यूरिन आउटपुट को बढ़ा देती है। कैसे बढ़ा देती है? सोडियम एंड वाटर रीअब्जॉर्प्शन से। तो मैंने ये जो पार्ट बताया वो आप जानते हैं कि जितना भी आपका ब्लड क्षमता है, यानी जितना भी आपका फिल्ट्रेशन होता है ब्लड का, यानी लगभग 180 लीटर, ये भी छठी सातवीं से आप पढ़ते आ रहे हैं, ये भी सब आप जानते हैं। अगर 180 लीटर पर डे रोज का, हमारी जो किडनी है, दोनों किडनी 180 लीटर रोज का आप कह सकते हो कि प्लाज्मा छानती है ग्लोमेरुलस के द्वारा, जो यानी आप कह सकते हो कि हमारे रीनल कॉर्पसल में, यानी वोमन्स ग्लोमेरुलस से वोमन्स कैप्सूल में आते हैं, वो रोज का 180 लीटर पर डे फिल्टर होता है। तो डेली का जो फिल्टर होता है वो 180 लीटर पर डे, पर उसमें से मैक्सिमम पोर्शन 178 टू 179, यानी 100 आप कह सकते हो रीएब्जॉर्ब, 178 टू 179, 178 से 179, 178 टू 179 लीटर पर डे रीएब्जॉर्ब हो जाता है, वापस रीएब्जॉर्ब हो जाता है, यानी आप कह सकते हो रीएब्जॉर्ब हो जाता है। बोलो यस और नो, रीएब्जॉर्ब हो जाता है, यानी 178 से 179 लीटर पर डे 170, और केवल 1-1.5 लीटर 1-2 लीटर यूरिन बनता है डेली का, यानी आप कह सकते हो रोज का जो यूरिन बनता है, आप कह सकते हो 1.5-2 लीटर, 1.5 से 2 लीटर आप कह सकते हो, या 1 से ज़्यादा बढ़िया है, 1 से 2 लीटर डेली का यूरिन बनता है। ऑन एन एवरेज 1.5 लीटर, यानी 1 से 2 लीटर आपका यूरिन बनता है। ऑन एन एवरेज, अगर मैं एवरेज बोलूँ तो 1.5 लीटर, यानी 1.5 लीटर डेली का यूरिन बनता है पर डे, आप कह सकते हो रोज का 1.5 लीटर बनता है। आप ये भी जानते हैं यूरिन फॉर्मेशन की 3 प्रोसेस होती है। पहला फिल्ट्रेशन, आप थोड़ा सा और देख लीजिए, यूरिन फॉर्मेशन की 3 प्रोसेस होती है, यूरिन फॉर्मेशन की 3 प्रोसेस होती है। पहला फिल्ट्रेशन, पहला फिल्ट्रेशन, यस यस यस, पहला फिल्ट्रेशन। कहने का मतलब ये है कि जो आपका प्लाज्मा है वो फिल्टर होता है, जो आपका प्लाज्मा है वो ग्लोमेरुलाई में, वोमन्स कैप्सूल में, रीनल कॉर्पसल में, क्योंकि आई कैन से रीनल कॉर्पसल, आई कैन कॉल रीनल कॉर्पसल टू बोथ रीनल ग्लोमेरुलाई एंड रीनल वोमन्स कैप्सूल, दोनों को मैं एक साथ से संयुक्त रूप से रीनल कॉर्पसल बोल सकता हूँ। तो यूरिन फॉर्मेशन के 3 स्टेप है, यूरिन फॉर्मेशन की स्टेप्स, तो 3 स्टेप्स है। पहला
फिल्ट्रेशन, और फिल्ट्रेशन होता है आपका यहाँ। फिल्ट्रेशन के बाद रीएब्जॉर्प्शन, यानी आप कह सकते हो पीसीटी में मेनली 60 to 70% एब्जॉर्ब होता है। जितना भी एब्जॉर्ब हो रहा है, अगर 178 एब्जॉर्ब हो रहा है, 179 लीटर एब्जॉर्ब हो रहा है 180 में से, तो 60 to 70% तो जो एब्जॉर्प्शन है वो रीएब्जॉर्प्शन है वो पीसीटी में ही होता है। रीएब्जॉर्प्शन है वो पीसीटी में ही होता है, यानी 60 से 70% जो रीएब्जॉर्प्शन होता है वो तो पीसीटी में ही होता है। और जो बच गया, यानी आप कह सकते हो 20-30%, आप कह सकते हो या 30-35%, वो लूप ऑफ एनले प्लस डीसीटी में होता है। यानी आप कह सकते हो लूप ऑफ एनले में 20-25%, यू कैन कॉल इट 20 to 25% इन लूप ऑफ एनले, और 5-10% आपके डीसीटी में होता है। और कलेक्टिंग डक्ट में लेस देन 1%, 1% से भी कम होता है। तो जो मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन होता है वो आपका पीसीटी में ही होता है, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल। तो पहला पॉइंट जो मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन होता है, सो आई वाज टेलिंग यू कि यूरिन फॉर्मेशन, उसके बाद पहली स्टेप फिल्ट्रेशन, दूसरी स्टेप रीएब्जॉर्प्शन, यानी रीएब्जॉर्प्शन वाटर का और आप कह सकते हो सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन। तो दूसरा स्टेप है रीएब्जॉर्प्शन, यानी वाटर और सोडियम रीएब्जॉर्ब होते हैं, या सोडियम या वाटर आप दोनों एक साथ बोल सकते हो, पहले सोडियम, सोडियम के पीछे पीछे वाटर। और तीसरा कंसंट्रेशन, यस 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 यस। Ladies and gentlemen, I really don't want to teach you the anatomy and physiology of the renal system up to the level of MBBS or PG student. Rather, I want to make it as simple as possible. मैं इतना सिंपल करना चाहता हूँ कि जो आपके लिए आपके काम की चीज़ है। ओके, तो यूरिन फॉर्मेशन की 3 स्टेप होती है। पहला फिल्ट्रेशन, दूसरा रीएब्जॉर्प्शन, तीसरा कंसंट्रेशन। फिल्ट्रेशन आपके ग्लोमेरुलाई में, या मैं सीधे शब्दों में बोलूँ, फिल्ट्रेशन अकर्स इन रीनल कॉर्पसन, यानी जो शुरू का पार्ट है वहाँ फिल्ट्रेशन होता है। ग्लोमेरुल 1+2 रीनल ग्लोमेरुलाई और वोमन्स कैप्सूल में फिल्ट्रेशन होता है। रीएब्जॉर्प्शन आपके पीसीटी में और लूपोपेनले में होता है, पीसीटी में और लूपोपेनले में होता है। बोलो यस और नो। ओके, और जो मेड्यूलरी पार्ट होता है, पॉइंट टू बी नोटेड बी स्टूडेंट, बिकॉज एक नेफ्रॉन के 2 पार्ट होते हैं जो कोर्टेक्स में पाया जाता है किडनी में। कोई भी नेफ्रॉन होता है तो उसके 2 पार्ट होते हैं जो आउटर कोर्टेक्स में पाया जाता है, यानी आप कह सकते हो अगर मैं नेफ्रॉन को यहाँ बनाना चाहूँ, दैट्स गुड, तो आप कह सकते हो ये नेफ्रॉन पीसीटी बना दिया, फिर लूपोपेनले बना दिया, फिर डीसीटी बना दिया, दैट्स गुड। तो जो कंसंट्रेशन का काम होता है, तो जो लूपोपेनले का वो पार्ट जो मेडुला में पाया जाता है वहाँ कंसंट्रेशन होता है। कंसंट्रेशन का मतलब थोड़ा गाढ़ा बनाना, सांद्र करना। तो कंसंट्रेशन अकर्स इन मेड्यूलरी पार्ट, है ना। तो रीएब्जॉर्प्शन पीसीटी, लूपोपेनले एज वेल एज यू कैन कॉल इट डीसीटी में भी होता है, पर मेनली रीएब्जॉर्प्शन पीसीटी में होता है। पर जो गाढ़ा बनता है यूरिन, जो यूरिन का कंसंट्रेशन होता है, इट अकर्स इन मेनली इन द मेड्यूलरी पार्ट ऑफ आप कह सकते हो इट अकर्स मेनली इन मेड्यूलरी पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, मेड्यूलरी पार्ट ऑफ लूपोपेनले या नेफ्रॉन, लूपोपेनले और नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का जो मेड्यूलरी पार्ट है उसमें होता है नहीं, तो आप कह सकते हो कंसंट्रेशन। लेडीज एंड जेंटलमैन, देयर आर 3 स्टेप्स ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, फिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन, कंसंट्रेशन। अब ये सब चीज़ें मैंने क्या बताई, क्योंकि अगर मैं डायूरेटिक्स को क्लासीफाई करूँ, तो डायूरेटिक्स को क्लासीफाई करने के हमारे पास 2 बेस हैं। यानी जो डायूरेटिक ऐसी दवाइयाँ जो यूरिन का निर्माण करती है, यूरिन का निर्माण बढ़ा देती है, यूरिन आउटपुट बढ़ा देती है, तो डायूरेटिक्स को हम 2 प्रिंसिपल पे बांट सकते हैं। पहला, ऑन द बेसिस ऑफ एक्शन, साइट ऑफ एक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ साइट ऑफ एक्शन। बोलो यस और नो। साइट ऑफ एक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ साइट ऑफ एक्शन, कि वो काम कहाँ कर रही है। क्या वो पीसीटी पे काम कर रही है, तो डायूरेटिक एक्टिंग ऑन पीसीटी। क्या वो लूपोपेनले पे काम कर रही है, लूप डायूरेटिक। क्या वो डीसीटी पे काम कर रही है, तो डायूरेटिक एक्टिंग ऑन डीसीटी। लुक, देखो भाई, आदमियों को आप कई ग्रुप में बांट सकते हो। पैसों के आधार पर आदमी 2 प्रकार के, पैसे वाले यानी अमीर और गरीब। लंबाई के आधार पर 2 प्रकार के, लंबे और बौने। बीच वालों को छोड़ो, वो तो बीच वाले। अच्छा, कलर के आधार पे आदमी 2 प्रकार के, एक गोरे मेरे जैसे और एक काले। ओके, सो लेडीज एंड मैन, बंधु और बांधव भगतजनों, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आप व्यक्तियों का क्लासिफिकेशन कई आधार पे कर सकते हैं।
पैसों के आधार पे कर सकते हो, आप क्लासिफिकेशन कलर के आधार पे कर सकते हो, है ना, वजन के आधार पे कर सकते हो, मोटे और पतले। द सेम थिंग अप्लाइज हियर। हम डायूरेटिक को दो आधार पे डिवाइड कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ साइट ऑफ एक्शन, साइट ऑफ एक्शन के आधार पर कि वो कहाँ काम करती है। और दूसरा हम क्राइटेरिया रख सकते हैं, आप कह सकते हो एफिकेसी, ऑन द बेसिस ऑफ एफिकेसी, यानी एफिकेसी के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ एफिकेसी, एफिकेसी के आधार पर कि आप कह सकते हो कोई कितनी एफिशिएंट है, कितनी बढ़िया है। एफिकेसी को सिंपल शब्दों में समझ लो, कितनी बढ़िया है। अगर बहुत अच्छी है तो आप कह सकते हो हाई एफिकेसी, अगर ठीक ठाक है तो मीडियम एफिकेसी, अगर उस आप कह सकते हो सम और अदर वेयर उनकी एफिशिएंसी कम है तो आप कह सकते हो पुअरली या पुअर एफिकेसी। तो ऑन द बेसिस ऑफ एफिकेसी हम तीन ग्रुप में बांट सकते हैं। पहला हाई एफिकेसी, यानी जिन बहुत ही अच्छा काम करती है, हाई एफिकेसी। दूसरा आप कह सकते हो मीडियम एफिकेसी, मीडियम का मतलब है ठीक ठाक करती है, मतलब ठीक है, दैट्स गुड। और आप कह सकते हो इंटेलिजेंसी के आधार पे भी तो आप तीन प्रकार के ग्रुप बांट सकते हो, एक आइंस्टीन के जैसे जिनका आईक्यू लेवल बहुत तगड़ा है, एक मीडियम सेकंड डिवीजन, है ना, और एक बहुत ही पुअर सप्लीमेंट्री कप्लीमेंट्री। तो आप कह सकते हो पुअर एफिकेसी, तो आप कह सकते हो। और ऑन द बेसिस ऑफ साइड ऑफ एक्शन हम वही तीन ग्रुप में बांट सकते हैं। पहला आप कह सकते हो एक्टिंग ऑन पीसीटी, यानी जो पीसीटी पर काम करती है, एक्टिंग ऑन पीसीटी, जो पीसीटी पे काम करती है। और दूसरा आप कह सकते हो एक्टिंग ऑन लूप ऑफ हेनले, एक्टिंग ऑन लूप ऑफ हेनले, आप कह सकते हो जो लूप ऑफ हेनले पे काम कर सकती है या करती है। और तीसरा एक्टिंग ऑन डीसीटी, डीसीटी पे जो काम करती है, एक्टिंग ऑन डीसीटी जो डिजिटल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल पे काम करती है। बोलो यस और नो। तो तीन ग्रुप में आप बांट सकते हो बंधु और बांधव भगतजनों। सो लेडीज एंड मैन, हमारा टॉपिक हम तार छेड़ चुके हैं डायूरेटिक्स का। और डायूरेटिक्स को क्लासिफिकेशन आप दो आधार पे कर सकते हो, ऑन द बेसिस ऑफ साइट ऑफ एक्शन, और दूसरा आधार आप रख सकते हो कि ऑन द बेसिस ऑफ एफिकेसी। एफिकेसी के आधार पर तीन प्रकार की, हाई एफिकेसी, मीडियम एफिकेसी एंड पुअर एफिकेसी, ऑन द बेसिस ऑफ साइट ऑफ एक्शन, एक्टिंग ऑन पीसीटी, एक्टिंग ऑन आप कह सकते हो एक्टिंग ऑन लूप ऑफ हेनले, है ना, एक्टिंग ऑन लूप ऑफ हेनले एंड एक्टिंग ऑन डीसीटी, डीसीटी पे काम करने वाली। मैं जो क्लासिफिकेशन का आधार रखूंगा, मैं ऑफ कोर्स आई लाइक टू फॉलो द वन ऑफ द गुड बुक केडी त्रिपाठी फार्माकोलॉजी बुक, जो कि बीएससी नर्सिंग ना केवल बीएससी बट ऑफ कोर्स एमबीबीएस स्टूडेंट के लिए भी अच्छी मानी जाती है केडी त्रिपाठी। तो अकॉर्डिंग टू केडी त्रिपाठी के आधार पर डायूरेटिक्स को हम तीन ग्रुप में बांट सकते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, पहला हाई सीलिंग या हाई एफिकेसी, हाई सीलिंग डायूरेटिक या हाई एफिकेसी डायूरेटिक विच इनहिबिट सोडियम पोटेशियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्ट। एक को ट्रांसपोर्ट होता है हमारे जो ल्यूमिनल सेल मेम्ब्रेन है, जो हमारी पीसीटी की, है ना, या डीसीटी की, लूप ऑफ हेनले की जो हमारी ल्यूमिनल मेम्ब्रेन है, तो उनमें सोडियम पोटेशियम क्लोराइड एक को ट्रांसपोर्ट होता है, उसको इनहिबिट करते हैं। बोलो यस और नो। दूसरा मीडियम एफिकेसी, मीडियम एफिकेसी जो कि आप कह सकते हो सोडियम क्लोराइड सिंपोर्ट को इनहिबिट करती है। हाई एफिकेसी में फ्रूसेमाइड, हाँ आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि फ्यूरोसेमाइड भी बोल सकते हो, बिल्कुल फ्यूरोसेमाइड भी बोल सकते हो, है ना, ओके। और फ्रूसेमाइड भी बोल सकते हो, फ्रूसेमाइड भी बोल सकते हो और फ्यूरोसेमाइड भी बोल सकते हो। बोथ थिंग्स, बोथ आर सिमिलर थिंग्स, बिल्कुल सिमिलर। तो फ्रूसेमाइड, बोलो यस और नो। फ्रूसेमाइड एंड आप कह सकते हो दे आर हाई सीलिंग डायूरेटिक या हाई एफिकेसी डायूरेटिक, जो कि बहुत ही अच्छा असर दिखाती है और यूरिन आउटपुट को बहुत ज़्यादा बाहर निकालती है। दूसरा मीडियम एफिकेसी डायूरेटिक, जो कि सोडियम क्लोराइड सिंपोर्ट को इनहिबिट करती है, और इनके अंदर थायाजाइड्स आती है, जो कि आप कह सकते हो डीसीटी पर काम करती है ना, आप कह सकते हो, बोलो यस और नो। जबकि फिर ये जो हाई सीलिंग है वो मेनली लूप पर काम करती है, इसलिए हम इनको लूप डायूरेटिक्स भी बोलते हैं। लूप पर काम करती है इसलिए इनको हम लूप डायूरेटिक्स भी बोलते हैं। जबकि ये डीसीटी पे काम करती है, तो डीसीटी पे काम करने वाली क्लोरथैलिडोन, मेटोलाजोन, जिपेमाइड, इंडेपेमाइड, क्लोपेमाइड,
हाइड्रोक्लोरथायाजाइड और हाइड्रोफ्लोमेथाइन। अब सुन लो मेरी बात। और पुअरली, जो कि आप कह सकते हो पीसीटी पे काम करने वाली कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर होती है, ब्रिंजोलामाइड, डोरजोलामाइड, एसीटोजोलामाइड, है ना, आप कह सकते हो। तो ये आप कह सकते हो, यस यस, एसीटोजोलामाइड, डोरजोलामाइड, ब्रिंजोलामाइड, डोरजोलामाइड, ब्रिंजोलामाइड, यस, ब्रिंजोलामाइड। इससे पहले कि आप ज़्यादा चिंतित हो, आप ज़्यादा परेशान हो, मैं आपको पीएससी के काम की चीज़ बता देता हूँ। वेरी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। लुक, मैं अगली स्लाइड पे जाना चाहूँगा, मैं समझाऊँगा, सब धीरे धीरे समझाऊँगा, पर आप ज़्यादा परेशान ना हो। तो आपके पीएससी पर सिर्फ 3 दवाइयाँ मिलती है डायूरेटिक। आपकी पीएससी पर, जब आप पीएससी पर अपॉइंट होंगे सब सेंटर पर, तो डायूरेटिक आपके 3 डायूरेटिक्स मिलती है। डायूरेटिक्स 3 डायूरेटिक्स मिलती है पीएससी पर। एक फ्रूसेमाइड, जो कि 40 mg की टेबलेट आती है। एक फ्रूसेमाइड या फ्यूरोसेमाइड इंजेक्शन, जो कि 10 mg पर ml या 20 mg पर 2 ml की स्ट्रेंथ से आता है, जिसको आप आईएम या आईवी दे सकते हैं। और तीसरा हाइड्रोक्लोरथायाजाइड, तो 3 मेडिसिन आपको पीएससी पे मिलेगी। फ्रूसेमाइड, दूसरा फ्यूरोसेमाइड इंजेक्शन, और तीसरा हाइड्रोक्लोरथायाजाइड, जो कि 12.5 mg की, 12.5 mg की, 25 mg की भी आती है, 50 mg की भी आती है, पर आपके पीएससी पर 12.5 mg की मिलेगी। 12.5 mg, 12.5 mg की मिलेगी। ओके। और ये मैंडेटरी है, ये मैंडेटरी। बोलो यस और नो, हाँ या ना। ये आपके लिए मैंडेटरी है। मैं टॉपिक पर आने से पहले इंपॉर्टेंट रोचक तथ्य बता देता हूँ आज के चैप्टर का सार। पहला आपका इंपॉर्टेंट रोचक तथ्य बता देता हूँ आज के चैप्टर का सार। आने से पहले इंपॉर्टेंट रोचक तथ्य बता देता हूँ आज के चैप्टर का सार। पहला आपका इंपॉर्टेंट या फ्यूरोसेमाइड, ये पीएससी पर मिलती है। पहली बात, फ्यूरोसेमाइड या फ्रूसेमाइड ये पीएससी पर मिलती है, मिलेगी आपको। इसके बारे में आपको क्या क्या याद रखना है। सबसे पहली बात कि आप इसको आईवी दे सकते हो। यस, आप इसको, तो पहला पॉइंट, कैन बी एडमिनिस्टर्ड, आप कह सकते हो एडमिनिस्टर्ड एस ओरली या पर ओरली, आप कह सकते हो, यानी ओरली भी दे सकते हो, पर ओरली, है ना, पर ओरली भी दे सकते हो, आईएम भी दे सकते हो, और आईवी भी दे सकते हो। तीनों रूट से आप दे सकते हो, पहली बात। दूसरा रोचक तथ्य इसके बारे में, अगर आप ओरली देते हैं तो इसका जो ऑनसेट ऑफ एक्शन है वो थोड़ा लेट आएगा, 20 से 40 मिनट। जो इसका ऑनसेट ऑफ एक्शन है वो 20 से 40 मिनट में आएगा, यानी 20 से 40 मिनट में असर दिखाएगी। पहला बात रोचक तथ्य, अगर आप ओरली देते हैं तो 20 से 40 मिनट में असर दिखाएगी। लेकिन अगर आप आईएम देते हैं समोरादरवियर, यानी आप इंट्रामस्कुलर देते हैं, तो वो थोड़ा जल्दी असर दिखाएगी। एंड इट विल टेक नॉट मोर देन 10 to 20 मिनट्स, 10 से 20 मिनट में असर दिखा देगी, 10 से 20 मिनट में असर दिखा देगी, 10 to 20 मिनट, 10 से 20 मिनट, है ना। लेकिन अगर जैसे कि रीनल फेलियर है ना, क्राइसिस है, आप कह सकते हो सीवियर है, तो अगर आप आईवी देना चाहते हैं, अगर आप आईवी रूट से देना चाहते हैं, तो असर तुरंत, यानी आप कह सकते हो जो इसका असर होगा विद इन 5 मिनट, 2 to 5 मिनट। तो पहली बात आप कह सकते हो ये 2 to 5 मिनट, तो ऑनसेट ऑफ एक्शन बताया मैंने, ऑनसेट ऑफ एक्शन 2 to 5 मिनट, 2 से 5 मिनट में। आप तो काम की बात पहले पढ़ो और बेकाम की बातें फिर हम बाद में पढ़ते रहेंगे। पहले काम की बात पढ़ो, फिर हम बेकाम की बातें बाद में पढ़ते रहेंगे। हालांकि कुछ भी बेकाम नहीं है, पर सीएचओ के आधार पर काम की बात। तो जो इसका ऑनसेट ऑफ एक्शन है वो मैंने आपको बताया, ऑनसेट ऑफ एक्शन, दैट्स गुड, ऑनसेट ऑफ एक्शन। तो दिमाग में बिठा लो, फ्रूसेमाइड लूप डायूरेटिक है ना, लूप डायूरेटिक है, दैट्स गुड, लूप डायूरेटिक है, इट इज लूप डायूरेटिक, लूप पर काम करती है, लूप डायूरेटिक लूप ऑफ हेनले पे काम करती है।
डायूरेटिक मैं बताऊंगा अभी, घबराइए मत। लूप डायूरेटिक है क्योंकि लूप वो पहनने पे काम करता है। और इसको आप आईएम भी दे सकते हो, आईवी भी दे सकते हो और ओरली भी दे सकते हो। और जो ऑनसेट ऑफ एक्शन है वो ओरली दोगे तो 20 से 40 मिनट, आईएम दोगे तो 10 से 20 मिनट, आईवी दोगे तो 2 से 5 मिनट। तीसरा रोचक तथ्य, इसका ड्यूरेशन यानी जो ऑनसेट ऑफ एक्शन है वो फास्टर है। क्योंकि बताइए कितना बढ़िया बात है, जो ऑनसेट ऑफ एक्शन है वो फास्टर है। तो एडवांटेज लूप डायूरेटिक का, ऑनसेट ऑफ एक्शन फास्टर है और जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो शॉर्टर है। तो तीसरा रोचक तथ्य आपको याद रखना है, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो शॉर्टर है, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन वो इसका शॉर्टर है, यानी छोटा होता है, यानी असर इसका बेअसर जल्दी ही हो जाता है, शॉर्टर। क्यों? अगर इमेजिन करो जिन डायूरेटिक का असर लंबा चलेगा तो लगातार यूरिन बनता रहेगा बनता रहेगा बनता रहेगा, हाइपोवोलेमिया हो सकता है, बीपी कम हो सकता है। तो डायूरेटिक वही है जो आप कह सकते हो असर जल्दी दिखाए और कम टाइम तक हो। तो क्यों? कुछ एक्यूट होना चाहिए, एक्यूट ऑनसेट, तुरंत असर दिखाए और कम ड्यूरेशन के लिए हो, यानी जल्दी ही इनका असर चला जाए। क्योंकि लगातार अगर आउटपुट बनता रहेगा, आउटपुट होता रहेगा, तो आप कह सकते हो हाइपोवोलेमिया हो सकता है, हाइपोटेंशन हो सकता है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इनका 3 to 6 आवर्स, यानी आप कह सकते हो इनका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन 3 to 6 आवर, 3 से 6 घंटे, 3 to 6 आवर, 3 घंटे 4 घंटे, 3 घंटे 4 घंटे, तो आप कह सकते हो 3 to 6 आवर। तो अपना काम कर जाती है, अपना आप कह सकते हो एक्शन दिखा जाती है। बताइए, अगर कोई आदमी 80 साल तक भी नाम नहीं कमा पाए और कोई आदमी 30 साल में कमा जाए तो है ना अच्छी बात। अपना काम अगर आप विवेकानंद जी थे 30 35 40 यानी बिलो 40, 40 की से कम की एज में मर गए थे, फिर भी नाम उनका रोशन है। तो वो अच्छी बात है कि कम समय में ही अपना असर दिखा जाए, है ना। और 90-95 तक अगर जीवित भी रहे, कुछ भी नहीं करे सिवाय गांव के लोगों के अलावा कोई नहीं जाने, तो फिर क्या मतलब है। तो इनका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो शॉर्टर है, 3-4 घंटे में अपना असर दिखा देती है और दैट्स गुड। मैं अगर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करूं कि व्हाट डू दे डू, हाउ डू दे वर्क, कैसे काम करती है, तो अगर मैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करूं, हाउ डू दे वर्क, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन फ्रूसेमाइड, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, तो ध्यान से सुन लेना। दे इनिबिट, यानी फ्रूसेमाइड या कोई भी लूप डायूरेटिक है, यस, इनिबिट सोडियम पोटेशियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्ट ऑन लूप ऑफ एन, यानी आप कह सकते हो तो इसका जो एक्शन होगा, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होगा, वो क्या होगा, इनिबिट सोडियम पोटासियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्ट, सोडियम पोटासियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्ट, उसको रोकती है, को ट्रांसपोर्ट ऑन लूप ऑफ एन। बोलो यस और नो, हाँ या ना। ट्रांसपोर्ट ऑन मेनली, हालांकि पूरे नेफ्रॉन पे, पर मेनली ऑन लूप ऑफ एनले, लूप ऑफ एनले पे मेनली काम करती है, ऑन लूप ऑफ एनले। बोलो यस और नो, लूप ऑफ एनले LH, तो वहाँ पर जो आपको डायग्राम में मैंने लूप ऑफ एनले दिखाया था, आप जानते हैं दिस इज समथिंग अबाउट द लूप ऑफ एनले, ये आपका लूप ऑफ एनले। दिस अगर मैं यस आपको यस विद दिस स्केच, दिस इज द लूप ऑफ एनले, तो यहाँ पर ये ज़्यादातर असर करती है लूप ऑफ एनले। और लूप ऑफ एनले में भी थिक असेंडिंग, लुक एट दिस, पॉइंट टू बी नोटेड मी स्टूडेंट, पॉइंट टू बी नोटेड। यहाँ पर देखो लूप ऑफ एनले के 4 पार्ट होते हैं, थिक डिसेंडिंग पहला वाला पार्ट, थिक डिसेंडिंग, दूसरा थिन डिसेंडिंग, है ना, तीसरा थिन असेंडिंग, ये तो लूप है ही है, थिन असेंडिंग, और आप कह सकते हो चौथा थिक असेंडिंग। तो यहाँ काम करती है मेनली, यानी ये जो थिक असेंडिंग पार्ट है यहाँ काम करती है। तो साइट ऑफ एक्शन अगर मैं इनकी बोलूँ, बंधु और बांधो भगतजनों, कहाँ काम करती है, तो इनका साइट ऑफ एक्शन होगा, यानी आप लिख सकते हो साइट ऑफ एक्शन। तो इनका साइट ऑफ एक्शन है, यस, अगर मैं रोचक तथ्य बताऊं आपको, तो साइट ऑफ एक्शन इसका थिक असेंडिंग लिम्ब, थिक आप कह सकते हो असेंडिंग, थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ एनले, लिम्ब ऑफ लूप ऑफ एनले, यानी लूप ऑफ एनले के थिक असेंडिंग भी पार्ट, दैट इज वाई
इसीलिए क्योंकि ये लूपो पहनने पे काम करती है ना, दैट इज वाई सो कोल्ड एज लूप डायूरेटिक, कोल्ड एज लूप डायूरेटिक, लूप डायूरेटिक बोला जाता है, लूप डायूरेटिक्स, इनको लूप डायूरेटिक बोला जाता है। सो कोल्ड एज लूप डायूरेटिक, इनको लूप डायूरेटिक बोला जाता है। बोलो यस और नो, लूप डायूरेटिक बोला जाता है क्योंकि कहाँ काम करती है, थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूपोपेनले, वहाँ काम करती है, यानी जो ये थिक डिसेंडिंग है, ये फिर थिन डिसेंडिंग है, फिर ये लूपोपेनले है, फिर थिन असेंडिंग है, और फिर थिक असेंडिंग है, तो यहाँ काम करती है। दिस इज द मेजर साइट ऑफ एक्शन, इनकी जो साइट ऑफ एक्शन है वो यहाँ काम करती है। और कुछ अगर रोचक तथ्य देखें हम, तो आगे रोचक तथ्य देखते हैं, डोजेज, जो आपके काम की चीज़ है कि डोजेज क्या क्या हो। लुक, इसकी जो डोज होती है वो 20 से 80 आप mg पर डे दे सकते हो, यानी ओडी दे सकते हो दिन में, इन 20 से 80 mg, 20 से 80 mg यानी 20 to 80 mg, कितनी भी दे सकते हो, डिपेंड कि कितना हाइपरटेंशन है, डिपेंड्स कि कितना आपको यूरिन आउटपुट बाहर निकालना है, तो 20 to 80 mg आप पर डे दे सकते हो, यानी ओडी 20 to एक बार देना है दिन में, 20 से रेगुलरली, यूजुअली, अगर मैं रेगुलरली या यूजुअली बात करूँ, यस यूजुअली, जैसे कोई हाइपरटेंशन का पेशेंट है तो वहाँ पर आप 20 से 80 mg, यानी मैं यूजुअली बात कर रहा हूँ कि यूजुअली 10 को, अगर कोई स्पेशल कंडीशन ना हो तो यूजुअली 20 से 80 कितनी भी दे सकते हो, 40 mg एवरेज रखी जाती है, 40 mg एवरेज रखी जाती है। अगर कोई पेशेंट है रीनल फेलियर का, बोलो यस और नो, या रीनल इंसफिशियंसी है, यानी रीनल फेलियर है, रीनल इंसफिशियंसी, ऐसे पेशेंट को हमें जो डोज देनी पड़ेगी वो हम 200 mg तक दे सकते हैं। ऐसे पेशेंट को जो हम डोज दे सकते हैं या हम डोज देते हैं, वी कैन एडमिनिस्टर अप टू 200 mg, 200 mg तक दे सकते हैं, अप टू 200 mg, 200 mg तक दे सकते हैं, अप टू 200 mg, और वो भी QID, QID दिन में 4 बार, QID, IM दे सकते हो आप, IV दे सकते हो, जो भी आपको रूट प्रीफर करना हो। ऑफ कोर्स अगर असर चाहते हो जल्दी 2 से 5 मिनट में IV, और अगर 10 से 20 मिनट में चाहते हो तो IM, और अगर 20 से 40 में तो ओरल। तो अगर रीनल फेलियर है, किडनी काम नहीं कर रही है, असर तुरंत चाहते हो तो आप IV दे सकते हैं, और अप टू 200 mg अगर रीनल फेलियर का पेशेंट है तो उसको 200 mg आप दे सकते हैं। बोलो यस नो, QID और IM या IV आप दे सकते हो, बोलो यस और नो। लेकिन अगर पल्मोनरी इडीमा का केस है, अगर कोई केस पल्मोनरी इडीमा का केस है, इन दैट कंडीशन, यानी आप कह सकते हो लंग्स में पानी भर गया है, पल्मोनरी इडीमा, जो पल्मोनरी कैपिलरीज है ना, उनसे फ्लूइड एस्केप होके और इंटरस्टिशियल स्पेस में लंग मेजनकाइमा में भर गया है, या वाई नॉट इन लंग पेरेन्काइमा एल्वुलाई में भर गया है, तो अगर पल्मोनरी इडीमा का केस है, यानी वहाँ पर बार बार खांसी आ रही है, नॉर्मली कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में देखने को मिलता है, यानी आप कह सकते हो लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर, अगर लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है, इन दैट कंडीशन हम जो देंगे वो 40 से 80 mg देंगे, 40 से 80 mg देंगे, और वो भी IV देंगे और OD दे सकते हैं। दैट्स गुड, 40 से 80 mg। तो डोज आपने क्या देखी, आप कह सकते हो 40 से 80 mg IV OD, बोलो यस और नो, हाँ या नो।
ओके, सो पल्मोनरी एडिमा के केस में ये हमने बोला। अगर मैं लेडीज एंड मैन यूजेस की बात करूँ तो यूजेस, इसके यूजेस कहाँ कहाँ होंगे? जो लूप डाययूरेटिक का यानी आप कह सकते हो फ्रूसेमाइड का मेन यूज होता है टू रिमूव एडिमा फ्लूइड। यस, तो जैसा कि मैंने आपको बताया यूज, पहला यूज टू रिमूव एडिमा फ्लूइड, एडिमा फ्लूइड, एडिमा फ्लूइड इन रीनल, हेपेटिक और कार्डियक डिजीज। रीनल, हेपेटिक और कार्डियक डिजीज। अगर किसी पेशेंट के हाइपरटेंशन है, CHF है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है, वहाँ पर फ्लूइड आप निकालना चाहते हो, क्योंकि अगर कार्डियक डिजीज है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है, तो फ्लूइड ओवरलोड है। तो अगर आप फ्लूइड बाहर निकाल देते हैं यूरिन के द्वारा तो हार्ट पर जोर कम पड़ेगा, लोड कम पड़ेगा। तो टू रिमूव एडिमा फ्लूइड इन रीनल, आप कह सकते हो रीनल अगर फेलियर है, हेपेटिक और कार्डियक डिजीज है, वहाँ पर फ्लूइड निकालना चाहते हो, वहाँ पर बोलो यस और नो। तो मेन और जो एडवर्स इफेक्ट है तो मेन यूज इसी का है। तो आप कह सकते हो रीनल फेलियर में दे सकते हो, है ना, दैट इज आप रीनल फेलियर के पेशेंट में दे सकते हो, आप कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के पेशेंट में दे सकते हो, आप हाइपरटेंशन में दे सकते हो। और सबसे इंटरेस्टिंग जो इनका बेनिफिट है, आप IM दे सकते हो, आप IV दे सकते हो, आप ओरली दे सकते हो। जबकि थायजाइड में ऐसा नहीं है, हम हाइड्रोक्लोरथायजाइड पढ़ेंगे, उनमें ऐसा नहीं। अगर मैं इनके एडवर्स इफेक्ट की बात करूँ कि एडवर्स इफेक्ट लूप डाययूरेटिक के या फिर फ्रूसेमाइड के क्या क्या एडवर्स इफेक्ट? यस, दे कैन लीड टू हाइपोकैल्सीमिया। यस, ये हाइपोकैल्सीमिया कर सकते हैं, हाइपोकैल्सीमिया। यस और नो? एक डायलॉग याद रख लेना, यस, LDC, LDC ये निमोनिक है, याद करने का तरीका। लूप डाययूरेटिक अर्थात फ्रूसेमाइड या FDC भी बोल सकते हो, LDC की जगह FDC भी बोल सकते हो। FDC, FDC का मतलब है कि फ्रूसेमाइड। यस, FDC बोलो यस और नो? तो लूप डाययूरेटिक यानी फ्रूसेमाइड कैल्शियम लेवल इन द ब्लड, ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल कम करती है। बोलो यस और नो? तो आप कह सकते हो हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोकैलेमिया पोटेशियम का लेवल भी कम करती है। हाइपोकैलेमिया पोटेशियम का लेवल भी कम करती है ब्लड के अंदर। यस और नो? क्योंकि पोटेशियम यूरिन के साथ साथ पोटेशियम आप कह सकते हो बाहर जाता है, तो पोटेशियम का लेवल भी कम करती है। हाइपोमैग्नीशियमिया, हाइपोमैग्नीशियमिया, मैग्नीशियमिया बोलो यस और नो? ओके, साथ ही साथ आप कह सकते हो हाइपोनेट्रीमिया, सोडियम का लेवल भी कम कर सकती है। हाइपोनेट्रीमिया, तो आप कह सकते हो, कहने का मतलब डिक्रीज सीरम, डिक्रीज सीरम सोडियम लेवल, सोडियम का लेवल भी कम कर सकती है क्योंकि सोडियम को बाहर निकालती है। डिक्रीज सोडियम मैग्नीशियम लेवल, मैग्नीशियम के लेवल को भी कम कर सकती है। डिक्रीज सीरम पोटाशियम लेवल, पोटेशियम के लेवल को भी कम करती है। और डिक्रीज आप कह सकते हो सीरम कैल्शियम लेवल, कैल्शियम के लेवल को भी कम करती है। बोलो यस और नो? एल्केलोसिस, आप एल्केलोसिस आप जानते ही हैं, क्योंकि जब बाइकार्बोनेट का लेवल है ना अफेक्टेड होगा तो एल्कोलोसिस हो सकता है, तो एल्केलोसिस हो सकता है, एल्केलोसिस हो सकता है। बोलो यस और नो? साथ ही साथ हाइपरग्लाइसेमिया, सबसे रोचक तथ्य है हाइपरग्लाइसेमिया, हाइपरग्लाइसेमिया सबसे रोचक तथ्य है हाइपरग्लाइसेमिया। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, CHO साहब फ्रूसेमाइड देने से पहले एक बार ग्लूकोज का लेवल जरूर नाप ले और या पेशेंट से पूछ ले आपके डायबिटीज तो नहीं है, क्योंकि दे कैन लीड टू हाइपरग्लाइसेमिया, सो दे आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन डायबिटिक पेशेंट। अगर डायबिटिक पेशेंट है, डायबिटीज मेलाइटस का पेशेंट है, तो वहां कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। एज वेल एज दे कैन ऑल्सो लीड टू हाइपर यूरिसेमिया, यानी ये हाइपर यूरिसेमिया भी कर सकती है। हाइपर यूरिसेमिया यानी यूरिक एसिड का लेवल भी बढ़ा सकती है। सो अगेन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन पेशेंट ऑफ गाउट। तो गाउट का पेशेंट है, बोलो यस और नो? तो गाउट के पेशेंट में भी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, क्योंकि हाइपर यूरिसेमिया का मतलब है
इंक्रीज सीरम यूरिक एसिड लेवल, यानी आप कह सकते हो इंक्रीज सीरम यूरिक एसिड लेवल, तो यूरिक एसिड का लेवल भी बढ़ा सकती है। सीरम यूरिक एसिड लेवल, तो सीरम यूरिक एसिड लेवल भी बढ़ा सकती है। बोलो यस और नो। एज वेल एज लिपिड के लेवल को भी ऑल्टर कर सकती है, तो डिसलिपिडेमिया भी कर सकती है, यानी लिपिड का लेवल ऑल्ट्रेशन, डिसलिपिडेमिया भी कर सकती है, डिसलिपिडेमिया भी कर सकती है। बोलो यस और नो। तो डिसलिपिडेमिया भी कर सकती है, हाँ या ना? शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। लेडीज एंड मैन, व्हाट आई वांट टू से यू, दे कैन लीड टू हाइपोकैलेमिया, हाइपोकैल्सीमिया, आप कह सकते हो हाइपोमैग्नीसीमिया, हाइपोनेट्रीमिया, एल्कलोसिस, हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपरयूरिसेमिया, डिसलिपिडेमिया, ये सब कर सकती है। बोलो यस और नो। और ना केवल ये, बल्कि जो थायाजाइड है, हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड, जो कि डीसीटी पे काम करती है, वो भी ऐसा कुछ असर दिखा सकती है। सो लेडीज एंड मैन, आज मैंने सीधा पॉइंट टू पॉइंट बात की है। अगर मैं आपको बोलूं, बोलो यस और नो, यस, तो आप कह सकते हो हमारा आज का टॉपिक था डायूरेटिक, और डायूरेटिक में आपके पीएससी पर 3 दवाइयां मिलती है। पहली फ्रूसेमाइड, फ्रूसेमाइड, दूसरी फ्रूसेमाइड, पहली फ्रूसेमाइड टैबलेट, ओरल टैबलेट, और दूसरी जो भी 40 mg की फ्रूसेमाइड टैबलेट 40 mg की, दूसरी फ्रूसेमाइड या फ्यूरोसेमाइड इंजेक्शन 10 mg पर ml, यानी 10 mg पर ml की स्ट्रेंथ में भी मिल सकता है इंजेक्शन, या फिर आप 20 mg पर 2 ml, बात वही आएगी, क्योंकि 2 ml में